Do you dream of studying abroad in Germany, where education is world class? And tuition is basically free. In today's video, we are sharing step-by-step guide of studying abroad in 2025, including how to apply, scholarships, cost of living, Student visa process and our own tips. as someone who has been through it all. तो सबसे पहला पॉइंट जो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको अब्रॉड या जर्मनी क्यों पढ़ना चाहिए। जर्मनी एक मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें बहुत सारी रीजंस हैं कि ये क्यों पॉपुलर है। एजुकेशन फ्री है, ट्यूशन फी नहीं है। इसके अलावा जर्मनी की डिग्री आपके पास हाईली रिकॉग्नाइज्ड है हर जगह पर। आप कहीं पे भी जर्मन डिग्री के साथ जाते हैं तो आपको कोई मसला नहीं हो। और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात ये है कि आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब, मिनी जॉब और मास्टर स्टूडेंट। इसके अलावा आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद 18 महीने का जॉब सीकिंग वीजा हासिल कर सकते हैं, ताकि अगर आपकी पढ़ाई के दौरान आपको कोई अच्छी जॉब नहीं भी मिल सकी तो उसके बाद आपको 18 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप अपने लिए जॉब तलाश कर सकें। सिर्फ जर्मनी में नहीं, आप यूरोप में कहीं पे भी जॉब तलाश कर सकते हैं इन 18 मंथ में। और सबसे बड़ी बात, जर्मनी इज इन द हार्ट ऑफ यूरोप। आप पूरा यूरोप घूम सकते हैं यहाँ से। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां जर्मनी में हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जर्मनी में, बहुत सारी टाइप्स की यूनिवर्सिटीज हैं। लाइक रिसर्च यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें TU टेक्निकल यूनिवर्सिटीज आगे सिटी का नाम आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास अप्लाइड साइंस की यूनिवर्सिटीज होती हैं जिनको फखहोchschule कहते हैं, और वो हमेशा इंजीनियरिंग, बिजनेस और IT के लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मोस्टली इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनकी फीस भी है। तो आप लोगों को हमेशा ये देखना है कि आप अपने लिए सही यूनिवर्सिटी यूज करें। Next, let's break down the application process. So the first step is to find your program. So you already know probably if you have done bachelor's in economics, you might be looking for masters in economics. But another way is to go to the website dard.de and search for programs based on your interest. डार्ट की वेबसाइट से आपको अपने रेलिवेंट फील्ड से जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा आप किन किन प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस बैचलर में जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, जो कि हम पाकिस्तान में हम FSc, ICS और FA वगैरह जो हम करते हैं, उसके बाद ही हम पाकिस्तान में एडमिशन लेते हैं बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स, इन फिजिक्स, इन इंजीनियरिंग। सो इट मीन्स कि बैचलर के लिए हमें 12 ईयर एजुकेशन चाहिए, और मास्टर के लिए हमारे पास 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। और ये वही है जो पाकिस्तान में हम BS करते हैं 4 इयर्स का, BS ऑनर्स। फॉर PhD हमारे पास 18 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, जो मोस्टली पाकिस्तान में हम MPhil करते हैं, मास्टर ऑफ साइंस करते हैं किसी सब्जेक्ट में, साइंस सब्जेक्ट वटेवर। सो उसके बाद हम PhD के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो 18 इयर्स एजुकेशन होना ज़रूरी है फॉर PhD। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के प्रोग्राम्स में आ रहे हैं, मतलब अगर आपका मास्टर्स प्रोग्राम इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पर आपको अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूव करनी पड़ेगी। उसके लिए आपके पास IELTS, TOEFL वगैरह, अगर ये एग्जाम्स आपने दिए हुए हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं दिए हुए, उसके अलावा आप अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और वो भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में काम आ जाता है। इसके अलावा आप अगर जर्मन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको पास जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास एटलीस्ट B2 से C1 लेवल की जर्मन एजुकेशन होनी चाहिए टू अप्लाई फॉर जर्मन कोर्सेज। तो इससे अगला स्टेप है कि आप लोगों ने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए 2 तरीके हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अपने पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे आपने अप्लाई करना होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपना पोर्टल उनका नहीं है, वो यूनी असिस्ट के थ्रू एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं। और यूनी असिस्ट जो एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ अपलोड करते हैं, और फिर आपके पास सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने का ऑप्शन होता है। और लेकिन यूनी असिस्ट एक फीस लेती है, एप्लीकेशन फीस। उसमें फर्स्ट यूनिवर्सिटी के लिए अराउंड 70 यूरोज पे करने पड़ते हैं, और फिर उसके बाद जितनी फर्दर यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करेंगे 35 यूरोज फॉर ईच यूनिवर्सिटी। तो आप लोग ये बजट जहन में रखें, यूनी असिस्ट में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, और उसके बाद आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के अंदर अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। और जर्मनी में जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 सेमेस्टर में, लाइक विंटर सेमेस्टर और समर सेमेस्टर। जो समर सेमेस्टर की डेडलाइंस होती हैं 15 जनवरी, 10 जनवरी, मिड ऑफ द जनवरी तक जो है ना वो इनके एडमिशन्स ओपन रहते हैं। और फॉर द विंटर सेमेस्टर 10 जुलाई, 15 जुलाई, मिड ऑफ द जुलाई तक जो डेडलाइंस है इनकी एडमिशन अप्लाई करने की, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ये डिपेंड्स करता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, आप देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये ही स्पेसिफिक हो, बट
इसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये चीज़ हो सकती है। ओके, लेट मी ऐड समथिंग एल्स। इन डेडलाइंस को आपने फॉलो तो करना है, लेकिन जो लोग जर्मनी से बाहर हैं ऑलरेडी और अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी डेडलाइंस थोड़ी सी पहले ख़त्म हो जाती हैं अप्लाई करने की, क्योंकि उनको वीज़ा चाहिए होता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जब अप्लाई करें तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक अलग डेडलाइन भी दी हुई होगी वहाँ पर, जो आपके जो वीज़ा सीकिंग टाइम होता है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, लेट से एक स्टार्ट होता है अप्रैल में और अगला स्टार्ट होता है अक्टूबर में, तो उस राइट टाइम पे डिग्री को स्टार्ट करने के लिए वो आपकी जो डेडलाइन है एप्लीकेशन की, वो भी उन्होंने बहुत पहले की कर दी होती है, ताकि आपके पास इनफ टाइम हो बीच में एडमिशन हासिल करने के बाद कि आप वीज़ा भी एक्वायर कर सकें। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमें डिस्कस करना चाहिए वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग और ट्यूशन फीस वगैरह। तो अब हम इन चीज़ों को डिटेल में देख लेते हैं। ट्यूशन फीस 0 है, और लेकिन सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन जो है वो एटलीस्ट 250 यूरो से 350 यूरो के दरमियान में होगी। और इसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे इस तरह के, जैसे आपको सेमेस्टर का टिकट मिल जाता है, ट्रेन का आपकी लोकल ट्रांसपोर्ट फ्री होती है, आप ट्रेन से जर्मनी में कहीं भी जा सकते हो, वो फ्री होता है, डोचे बान टिकट हम बोलते हैं, और वो मिल जाता है। और दूसरी बात, मिन्जा में आपका जो खाना है वो भी स्टूडेंट डिस्काउंट पे रिड्यूस प्राइस में आप ले सकते हो, तो वो भी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन में ही आता है। नेक्स्ट अप आता है हमारे पास लिविंग कॉस्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेंट की। तो रेंट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं आपका जो सिटी है वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है। अगर आप किसी नॉर्मल छोटे सिटी में रह रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करें कि आपका एटलीस्ट 300 to 500 यूरोज छोटे सिटी में एटलीस्ट लग सकता है। अब जो डॉम्स में रहते हैं बच्चे, और वो डॉम्स भी फौरन आपको नहीं मिलते, मैं आपको ये पहले बता दूं, डॉम्स के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट होती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायरेक्टली आएँ और आपको डॉम मिल जाए, अनलेस आपने बहुत पहले अप्लाई किया वो। तो डॉम जब नहीं मिलते तो आप प्राइवेट अकोमोडेशन ढूंढते हैं। प्राइवेट अकोमोडेशन जो है उसमें आप एक्सपेक्ट कर लें कि 300, 400, 500 यूरोज, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ मिलता है, आपको कैसा मिलता है, इतना आपका रेंट चला जाएगा। उसके लिए आप शेयरिंग वाला अगर लेते हैं तो आपको थोड़ा चीपर पड़ जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपके पास रूम तो सेपरेट होगा, बेडरूम, लेकिन आपके पास जो बाथरूम है और जो किचन है वो शेयर्ड होगा, रूम्स शेयर नहीं होते। नेक्स्ट आप फूड कॉस्ट, आपको कितनी ग्रोसरीज करनी पड़ेंगी, तो वो तो ऑफकोर्स हर बंदे की एक सब्जेक्टिव है ये, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेटली अगर आप अंदाजा लगाएं तो एटलीस्ट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लीस्ट दैट यू विल नीड, वो 150 से 200 यूरो, 150 to 200 आपके पास एटलीस्ट आपकी ग्रोसरीज की कॉस्ट हो जाएगी पर मंथ। अगर लीडल से करो तो हाँ, आगे आप स्टोर ऐसा चूज करें जहां पर थोड़ी कम प्राइस है, रिड्यूस प्राइस है, लीडल है, आरडी है, ये सारे जो स्टोर्स हैं, आप नेटो वगैरह है, यहाँ से आपको थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइसेस में चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है। आपको मंथली अपनी हेल्थ इंश्योरेंस एज स्टूडेंट पे करनी पड़ती है पॉकेट मनी से, और वो आपकी हो सकती है 100 to 110, 20 यूरोज, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी इंश्योरेंस लेते हो। अगर आपको चीप इंश्योरेंस मिलती है आप ले लें, लेकिन नॉर्मली इतना देना ही पड़ता है 100 यूरोज। एज पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी एज 30 से ऊपर है तो आपकी इंश्योरेंस ज़्यादा है डेफिनेटली, अगर 30 से लेस है तो इंश्योरेंस कम होगी। नेक्स्ट आपके मोबाइल की सिम कार्ड का खर्चा होगा, इंटरनेट का खर्चा होगा, तो वो भी आप 30 to 50 यूरोज पर मंथ लगा लें, क्योंकि इंटरनेट के मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो 20 यूरोज में मिलते हैं आपको। और फिर आप जब सिम लेंगे, सिम के अंदर जो आप बैलेंस मंथली डलवाते हैं, जो भी आप पैकेज करवाते हैं, वो पैकेजेस भी आजकल जो है वो डिपेंड करता है सिम टू सिम, बट आई मीन आप 15-20 यूरोज इस पे भी लग ही जाते हैं। तो आप एक 50 के अराउंड लंप सम जो है वो इंटरनेट और मोबाइल के लिए आप इसको स्टोर कर लें। तो उसके अलावा और क्या, कोई भी और भी रैंडम कॉस्ट कभी आ जाती हैं, कुछ चीज़ें लेनी पड़ती हैं, आप 100 यूरो उसके कर लें। तो एक लंप सम जो आपका मंथली बजट आपको एटलीस्ट चाहिए होगा वहाँ यहाँ पे रिहाइश के लिए 850 to 1100 यूरोस। तो इतना आप जहन में बजट रखें कि आपकी मंथली एक्सपेंसेस हैं। अगर आप ब्लॉक्ड अकाउंट लेकर आए हैं तो आपको पर मंथ वहाँ से 900 यूरोज आई थिंक मिलता है, तो वो आपके लिए काफ़ी होना चाहिए, आप उसमें अच्छी तरह बैलेंस कर सकते हैं। दूसरी बात, एक अच्छी बात ये है कि आपको जर्मनी जो है वो 20 आवर्स पर वीक की परमिशन देता है काम करने की, तो आप स्टूडेंट जॉब कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जॉब बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो लाइक आप अमेजोन में काम कर सकते हैं, मैकडोनल्ड में, KFC में, व्हाटएवर। एक स्टूडेंट जॉब के लिए आप 20 आवर्स स्पेंड कर सकते हैं मैक्सिमम। यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं एज अ हीवी। हाँ, एज अ हीवी आप काम कर सकते हैं वहाँ पे। यूनिवर्सिटी की चले वो अलहदा टॉपिक है कि यूनिवर्सिटी की हीवीज के लिए अलहदा से कॉल अनाउंसमेंट होती हैं, वो फिर आपने अप्लाई करना होता है, फिर वो इंटरव्यू वो सारा, लेकिन वो भी मैक्सिमम आपको 20 आवर्स ऑफर नहीं करते हैं, वो मैक्सिमम 15 आवर्स, 12 आवर्स, इतना वो बहुत कम केसेस में आपको 20 पूरे दे देते हैं वो। तो बट आप 20 आवर्स पर वीक कर सकते हैं। एवरेज इज
12-13 यूरो पर आवर जो रेट चल रहा है, आई थिंक जर्मनी इतना में। ही है जर्मनी में। अगर आप 20 आवर्स पर वीक कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स गुड। चलें अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात सिर्फ बैचलर और मास्टर स्टूडेंट की कर रहे हैं, अभी पीएचडी की हम बात नहीं कर रहे हैं। फेल नाउन स्कॉलरशिप डार्ड है, अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो डार्ड एक स्कॉलरशिप एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो इसके लिए आपका बैचलर का जो है प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं डार्ड के लिए। इसके अलावा आप एरास्मस पर एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो होते हैं उनके लिए आप यहाँ पर एक सेमेस्टर पढ़ने आ सकते हैं, या यहाँ से एक सेमेस्टर कहीं और पढ़ने जा सकते हैं, उसके लिए भी स्कॉलरशिप मिलता है। मतलब कि आप कहीं और पे एडमिशन किसी और मुल्क में एडमिशन लेते हैं तो हर जगह ही एरास्मस प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, तो आप एरास्मस प्रोग्राम के थ्रू भी किसी और मुल्क से ड्यूरिंग योर मास्टर्स आप जर्मनी आ सकते हैं अपनी पढ़ाई का कोई सेमेस्टर करने, या लेट्स से फॉर 1 ईयर, डिपेंडिंग ऑन योर केस ऑफ कोर्स। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी स्कॉलरशिप्स होती हैं, जैसे कि पॉलिटिकल या मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होते हैं। आई डोंट नो मच अबाउट देम, लेकिन जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है, इस तरह का कोई स्कॉलरशिप है जिसको कहते हैं कोर्नॉड एडिनिरुंग वगैरह, तो आप उन स्कॉलरशिप्स के बारे में भी पढ़ें, लेकिन वो बहुत कम है। मैंने कभी नहीं सुना कि स्टूडेंट्स को जो उन स्कॉलरशिप्स पे आए हों, बट अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इन स्कॉलरशिप्स को अप्लाई करने के लिए अच्छे आपके मार्क्स होने चाहिए प्रीवियस डिग्री के अंदर। उसके अलावा हो सकता है आपको कोई एग्जाम देने पड़े, GRE वगैरह। आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, IELTS होनी चाहिए, जिसमें अच्छा मोटिवेशन लेटर लिखना पड़ता है आपको। उसके अलावा अपने सारी जो अचीवमेंट्स हैं उनको अपने अच्छे से हाईलाइट करके प्रेजेंट करना है, बिकॉज दिस ऑल काउंट्स टुवर्ड्स योर सक्सेसफुल एप्लीकेशन। अगर आपको एडमिशन लेटर मिल चुका है तो अब नेक्स्ट स्टेप है आपका वीजा प्रोसेस। तो जैसे ही आपको वीजा अप्लाई करना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वीजा अपॉइंटमेंट। और अपॉइंटमेंट्स आपको नहीं पता, शायद पाकिस्तान में तो खैर बहुत मुश्किल से मिलती हैं, कुछ सिटीज में, डिपेंडिंग ऑन सिटीज एंड कंट्रीज इट वेरीज। लेकिन अब जो नया सिस्टम निकाला उन्होंने, क्योंकि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से कंप्लीट करने पड़ते हैं, तब आप अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हो, तो इट टेक्स लेस टाइम एज कम्पेयर टू पास्ट। तो अब आपका जो नया सिस्टम है, इसके मुताबिक आपने को क्या क्या चीजें चाहिए वीजा हासिल करने के लिए, वो हम आपको लिस्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपको चाहिए एडमिशन लेटर, और एडमिशन लेटर जो आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। उसके अलावा आपको अपनी सारी जो पिछले डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करवाने हैं, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स को क्या होना जरूरी है? अटेस्टेशन उसकी बहुत जरूरी है, HEC से, IBCC से, और उसके अलावा मोफा से। और ये तो आपको तभी करवा लेनी चाहिए जब आप सोच रहे हो अभी बाहर जाने के लिए। तो आपके पास एडमिशन लेटर आ गया, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्ट करवा के रख लिए हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद अगली जो चीज आपको चाहिए, दैट इज योर ब्लॉक्ड अकाउंट। अगर आपके पास कोई स्कॉलरशिप नहीं है, कोई आपके पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो आपके पास जो वाहिद तरीका है मास्टर्स के लिए जर्मनी आने का, तो वो होता है ब्लॉक्ड अकाउंट। उसके लिए आपको अराउंड 11 to 12,000 यूरोज के बीच आजकल कोई रेट चल रहा है। आपको वो अप टू डेट जो भी जिस टाइम भी अप्लाई करें, आप चेक करें कि वो कितनी अमाउंट है, उतनी अमाउंट आपने ब्लॉक करवानी है, और ब्लॉक्ड अकाउंट बना के उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपने साथ जमा करवाने हैं, और वो आपकी 1 साल की पूरी जो एक्सपेंसेस हैं उसको कवर करने वाली अमाउंट होगी। और आपको यहाँ पर आने के बाद उसमें से 900 यूरो हर मंथ मिलता है। तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी अपने साथ अटैच करने हैं, एडमिशन लेटर, डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल इंश्योरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप पाकिस्तान में इजीली करवा सकते हैं, वीजा एप्लीकेशन, पासपोर्ट फोटोज एंड दैट्स इट। इस तरह की कुछ लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स है जो आपको वेबसाइट से भी इजीली मिल जाएंगी कि क्या क्या चीजें चाहिए, वो आपने सारी कंप्लीट करके अपनी अपॉइंटमेंट अप्लाई कर देनी है। अपॉइंटमेंट होने के बाद आपको पता है यू हैव टू वेट, और फिंगर्स क्रॉस्ड यू गेट योर वीजा, और उसके बाद आप इट्स टाइम टू ट्रैवल। तो फाइनली जब आपको वीज़ा मिल जाए तो उसके बाद, बल्कि वीज़ा मिलने से पहले ही उस सब प्रोसेस में आप देखना शुरू कर दें कि अपनी अकोमोडेशन आपके सिटी में जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है, तो अकोमोडेशन मिलना एक अलग ही टास्क है और डिफ़िकल्ट टास्क है। कोई आसान काम नहीं है अकोमोडेशन ढूंढना जर्मनी में, ख़ासतौर पे जब आपका एक नया सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सब स्टूडेंट ढूंढ रहे होते हैं, तो थोड़ा मुश्किल काम है। तो उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं, और उन वेबसाइट्स में हमारे पास WG Gesucht, इमोबिलियन स्काउट है, और बाकी आप फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, फेसबुक ग्रुप में भी काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। बहुत सारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, और 1-2 मंथ में शायद आपको कोई सबलेट भी मिल जाए, कोई स्टूडेंट वेकेशन पे जा रहा हो एंड वो सबलेट कर जाते हैं 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए। तो आप, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई ग्रुप ज्वाइन करें। हर सिटी में ग्रुप हैं, स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं, वो शेयर करते रहते हैं इन्फॉर्मेशन। अपार्टमेंट आपको अगर मिल जाए, उसके बाद आपने जो आपका एड्रेस है वो आपका सिटी के अंदर, सिटी में भी आप मूव कर रहे हैं, वहाँ पर रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं जर्मन में अनमेल्डुंग। अनमेल्डुंग से आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है सिटी ऑफिस से, जो कि आपके बाकी सारे कामों के लिए लेट्स से फर्स्ट स्टेप होगा।
तो आप जैसे ही जर्मनी आए, अपने सिटी में आ जाएं, आप अपना अपार्टमेंट में आए, आपने अपने लैंडलॉर्ड से एक पेपर मिलता है जिसको लेकर आपने राटहाउस जाना है और आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है अपना एड्रेस पे। तो उससे आपको अनमेल्डिंग मिल जाएगी। वो अनमेल्डिंग आपके आगे फर्दर वीजा एक्सटेंशन के प्रोसेस में, आपके बैंक ओपनिंग और जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह हर एक के लिए आपकी इस्तेमाल होगी। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जर्मनी में जो सारा सिस्टम है इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड। तो आप आओगे, आपको इंशाल्लाह लोगों से हेल्प भी मिल जाएगी, खुद भी आपको पहले से पता होगा, लाइक यू आर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। बाकी लोग सीनियर्स होते हैं वो आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं, आपको अकोमोडेशन ढूंढने में, आपको इवन सिटी रजिस्ट्रेशन करवाने में वो आपको गाइड करते हैं। क्योंकि आप जब आएंगे तो आपको प्रॉब्ली वीज़ा 3 माह या 6 माह का मिला होगा और आपको आते ही अगली फर्दर वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अपॉइंटमेंट अपनी लेनी ज़रूरी है ताकि आप टाइमली अपना वीज़ा एक्सटेंशन अप्लाई कर सकें और सब इजीली हो जाता है। आपके पास अगर सारी चीज़ें पूरी हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपके ब्लॉक्ड अकाउंट में पैसे पड़े हैं, वीज़ा एक्सटेंशन विल नॉट बी अ प्रॉब्लम इंशाल्लाह। अब आते हैं सबसे लास्ट स्टेप पे, जो कि टिप्स हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर आना चाह रहे हैं। सबसे पहली टिप मैं देता हूँ, हाँ, सबसे पहले तो आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और जिससे आपको सीनियर्स से भरपूर हेल्प मिले। बहुत सारे लोगों ने पहले से ही ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, मतलब इवन वो वीज़ा प्रोसेस में ही होते हैं तो वो ग्रुप ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं और लोगों से बातचीत करना शुरू कर देते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं। तो इट्स अ गुड साइन कि आप मोटिवेटेड हैं। आप द फर्स्ट टिप यही है कि फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जो आपकी सिटी से रिलेटेड हो, आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, आप ज्वाइन करें। नेक्स्ट टिप मैं आपको देती हूँ, आप जब जर्मनी आ ही रहे हैं तो क्यों ना जो टाइम आप वहाँ पर शुरू में है आपका 1-2 महीने जो प्रोसेसिंग हो रही है, सारी चीज़ें आप वेट कर रहे हो, आप उस टाइम को वेस्ट ना करें। अगर आप फ्री हैं तो कोशिश करें कि आप जितनी जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं उसी वक्त सीखना शुरू कर दें। जर्मन लैंग्वेज सीखने से आपके बहुत सारे काम यहाँ पे आसान हो जाते हैं। एक तो अगर आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे जर्मनी में रहना चाहते हैं तो इवेंचुअली आपने जर्मन लैंग्वेज सीखनी ही है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं इट मीन्स कि यू विल लाइक टू हैव अ परमानेंट रेजिडेंस एट सम पॉइंट, या आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करोगे कुछ सालों के बाद, तो उसके लिए आपको B1 लैंग्वेज तो वैसे ही चाहिए होगी। अगर आपकी डिग्री के लिए आपको लैंग्वेज नहीं चाहिए, फिर भी जो यहाँ की सोशल लाइफ है, आप बाजार जाते हो, किससे बात करनी है, या आपने कहीं पे जैसे कस्टमर सर्विस है किसी भी चीज़ की, आपके सिम कार्ड इंटरनेट को लेकर आपको कॉल करनी पड़ती है और वहाँ पर आपको हर दफ़ा इंग्लिश स्पीकिंग लोग नहीं मिलते। आप अपने किसी ग्रोसरी स्टोर जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, रिसेप्शनिस्ट कोई भी, मोस्टली लोग जो हैं वो इंग्लिश बोलने में कंफर्टेबल नहीं होंगे, ये बहुत थोड़ी बहुत बोलते होंगे। तो इसलिए बेहतरीन क्या है कि आप थोड़ी बहुत जर्मन इतनी सीख लें कि आप अपनी बेसिक कम्युनिकेशन या बहुत जो एक है ना, इतना गुजारा आपको चल जाए कि आप अपनी एवरीडे लाइफ में हाई हेलो कर सकें, चीज़ों की प्राइस पूछ सकें, कोई आप कहीं गुम हो जाए आप बता सकें आप कहाँ रहते हैं, कुछ भी यार, आई मीन इट विल ऑलवेज बी हेल्पफुल ऑफ कोर्स। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, कोई भी ऐप डाउनलोड कर लें, यूट्यूब से सीखें, जैसे भी सीखें, लेकिन जर्मन लैंग्वेज जरूर सीखें जितनी आप सीख सकते हैं, जितना आपको टाइम मिल रहा है। जर्मन्स लव टू फॉलो द रूल्स। तो आप यहाँ पर जब आए हमेशा अपने ऑफ कोर्स कल्चर की रिस्पेक्ट तो इंसान करता ही है, लेकिन पाकिस्तान या हमारे मुल्कों में क्या होता है कि हम थोड़ा रूल्स को लेकर थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं। जर्मनी में ऐसा नहीं है, रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट और जो रूल्स हैं उनको हमेशा फॉलो करें, इट विल हेल्प यू। ऐसा नहीं है कि रूल्स आप अपनी मर्जी से तोड़ नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास स्पीड के गाड़ी चलाने के स्पीडिंग रूल्स होते हैं, या स्मोकिंग आप कहाँ पे कर सकते हैं, तो ऑलवेज फॉलो द रूल्स। लाइफ को एंजॉय करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी द पार्ट ऑफ लाइफ एंजॉयमेंट। फाइनली आई थिंक दैट वाज इट, बट वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे और डिस्कशन की जरूरत है या आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और इंशाल्लाह इस वीडियो से बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प होगी। वी आर हैप्पी टू शेयर मोर इन्फॉर्मेशन इन द फ्यूचर। ऑल्सो वी विल मेक अ वीडियो रिगार्डिंग PhD। एक चीज मेंशन कर दे, हम दोनों मास्टर पे नहीं आए थे। हाँ हमारा जो होल प्रोसेस है हम इसमें से नहीं गुजरे हुए। हाँ, ये जो भी आपको बता रहे हैं ये तो खैर हम बाकी लोगों को देख भी रहे हैं, कुछ हमारे रिलेटिव्स इस तरह हैं। कुछ इतना टाइम हो गया। मैं खुद जो है मैं PhD के लिए आई थी, बिलाल भी PhD के लिए आए थे, तो हम लोगों का मास्टर्स वाला एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन हम आपको PhD में भी डेफिनेटली वो हमारा गाइड करेंगे, तो उसके लिए हम आपको गाइड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इंशाल्लाह वी विल कीप यू पोस्टेड इन द फ्यूचर आल्सो अबाउट फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय, अल्लाह हाफिज।